नमस्कार। आज के दृष्टि और युक्ति टू द पॉइंट कार्यक्रम के इस विशेष खंड में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि और युक्ति इस कार्यक्रम में हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों से उनके राय जानने की कोशिश करते हैं और उनके राय के पीछे की युक्ति को भी समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं। वे राजस्थान के उदयपुर से हैं। वहाँ के राज्य सरकार के कैबिनेट में वे गृह मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और साथ ही एक समय पर वे विरोधी दल के नेता भी रह चुके हैं। असम राज्य के वे प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं असम के राज्यपाल माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी। हमारे को आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने बुलाया उसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, सवालों का जो ये सिलसिला है वो शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो कार्यभार है, राज्यपाल का जो कार्यभार है वो आपने फरवरी 2023 को संभाला है। हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुए हैं अब तक, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इस दौर में जो आपका अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। क्योंकि मैं आसाम की धरती पर वैसे तो पहले कई बार आया, लेकिन उस समय मैं एज ए विधायक, एज ए पार्टी लीडर के नाते आया था। लेकिन अभी मैं एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी लेने के बाद आया हूँ। ये पद संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर मैंने 22 फरवरी के दिन शपथ ली और उसके बाद यहाँ काम किया। तो सबसे बड़ा तो यह है कि इस धरती की पवित्रता, विशेष करके शंकरदेव और माधवदेव ने जिस प्रकार से यहाँ इतने वर्षों पहले इस संस्कृति और वैष्णव धर्म को उन्होंने जन जन तक पहुँचाने के लिए संपूर्ण देश में भ्रमण करके जो अर्जित किया उसी को उन्होंने जनता के बीच देने का प्रयास किया और इसलिए यहाँ हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति बहुत आदर और सम्मान है। दूसरा, मेरा और मेवाड़ का और आसाम का एक समानता है। मेवाड़ ने भी मुगलों से युद्ध किया, कई अपने आप को बलिदान हुए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। वैसा ही आसाम की धरती का भी सौभाग्य रहा है कि इसने भी संघर्ष किया, चाहे फुरकान जी ने किया हो, लिचेन किया होगा, लचित जी ने किया है, लेकिन इस महान संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने वही प्रयत्न किया जो कभी मेवाड़ ने अपने क्षेत्र में किया। तो ये इसकी एक महानता है। दूसरा यह है कि यहाँ की प्रकृति ने भी बहुत ही एक तरह से धनाढ्य बनाया है। ऐसा प्रकृति का उपहार बाकी जगह को नहीं मिला, ये इस पूर्वांचल को मिला है। और एक तरह से आसाम पूर्वांचल के सभी सिस्टर स्टेट का एक तरह से हेड भी है और प्रारंभ होने का रास्ता भी है। तो मैं सोचता हूँ कि उसकी उपयोगिता और उसकी महत्ता इस सारे पूर्वांचल के लिए है और संपूर्ण देश जो पूर्वांचल से जो उम्मीद लेकर के सारा देश चहना वो पूर्वांचल की तरफ आता है, वो आता है सांस्कृतिक धरोहर से। यहाँ का हर गांव और हर जगह किसी न किसी सांस्कृतिक आधार से देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं सोचता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें शिवलिंग नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान परशुराम का एक तरह से चार्ज यही है। न कामाख्या देवी के मंदिर के कारण से संपूर्ण देश का जनमानस और कुछ चाहता नहीं हमसे कामाख्या देवी के दर्शन करा दो। इसका मतलब देश को जोड़ने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार के देश के विभिन्न छोर पर जो हमारे आस्था के केंद्र विकसित किए, उसके कारण से आसाम सबके दिलों में बसा हुआ है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इन 5 महीने में इस आसाम की धरती पर अपने इस पद पर रहते हुए जो भी सेवा संभव हो सकती है वो कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। आपने यहाँ के विविधता के बारे में बात की, तो ये तो सभी मानते हैं कि असम की जो सांस्कृतिक विविधता है और सामाजिक जो विविधता है वो काफ़ी न्यारी है, कह सकते हैं अद्वितीय है। तो इससे जुड़े कुछ अनुभव आपके हुए हैं अब तक? देखो, यहाँ जो जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में व्यू का जो प्रदर्शन हुआ वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनी। इतने लोगों का एक साथ 11-12 हज़ार लोगों का जी सामूहिक नृत्य, बिल्कुल और वो भी बेजोड़, कहीं से भी गलती ढूंढना चाहे तो नहीं दिखाई नहीं देती। जाए। और यहाँ के लोगों में जिस तरह से अपनी विरासत के प्रति जो प्रेम और लगन है जी वो उसमें प्रदर्शित होती है। जी बिल्कुल यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति साज बजाना जानता है, गाना जानता है, बिल्कुल अपनी संस्कृति के अनुसार जीना जानता है, उसके अनुसार अपने ड्रेस पहनना जानता है, उसके अनुसार उसका जीवन है। जी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को यहाँ मिली है। तो वास्तव में यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है ना, देश के अन्य भागों से भी बहुत मजबूत है। और यहाँ के लोगों का अपने अपनी आस्था के जो भी स्थान हैं उनके प्रति जो समर्पण है वो भी बहुत विशेष प्रकार का है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये कुछ विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में अब बात करते हैं। आपने कार्यभार संभालने के बाद आपने कई सारे ज़िलों का दौरा किया है, तो उस दौरान जो भी कार्यक्रम अपनाए गए हैं उसके प्रगति की आपने समीक्षा की है, ज़मीनी स्तर पर एक आकलन भी की है और संबंधित अधिकारियों से आप मिले भी हैं, तो उसके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे और आपने कैसे सलाह दी उन अधिकारियों को, उसके बारे में ज़रा तो बताएं। मैंने यह है कि आसाम को मुझे समझना है तो आसाम के प्रत्येक ज़िले का स्वयं जाकर के देखना, जी सड़क मार्ग से जाना, जिससे लोगों का और उसकी हर प्राकृतिक छटा को भी और वहाँ की विशेषताओं को देखा जा सके। जी मैंने लगभग 22 ज़िले अब तक वहाँ का रिव्यू मीटिंग की है। तो 22 ज़िलों में मैं सोचता हूँ जो केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुँची है, मैं सोचता हूँ जल जीवन मिशन के आधार पर, मेरी भी 50 साल की राजनीति है, ये पहली बार सोचा है कि प्रत्येक घर को टूटी से पानी दिया जाए। और उस योजना के लिए भी इस पूर्वांचल को 90% केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा केवल राज्य सरकार और यहाँ के लोगों, और उसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी है। लगभग सारी स्टेट की 62% से ज़्यादा है। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिसमें 79% भी अचीवमेंट है, तो कुछ ज़िले उसमें पीछे भी चल रहे हैं, जो कोई 45 पर है, कोई 52 पे है। तो उनको बकअप करने के लिए आप इस योजना का लाभ उठा करके, तो लगभग सबका ये कहना है कि जो समयबद्ध जो हमने 24 का दे रखा है उसमें हम इसको पूरा कर लेंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाखों लोगों के मकान बने हैं और उसके कारण से लोगों को भी संतुष्टि है, और मैंने भी उसको, तो मैंने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि है, स्वच्छता मिशन का मामला है, फसल बीमा योजना है, या जो बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका मैंने रिव्यू किया। यहाँ की आसाम की सरकार की भी, विशेष करके मुख्यमंत्री की सड़क योजना के तहत जो पैसा विभिन्न ज़िलों को दिया है उसके बारे में भी रिव्यू किया। कुछ क्षेत्र बहुत पीछे चल रहे हैं, उनको आगे बकअप करने के लिए भी उनसे बातचीत की है। और मेरा एक हर मीटिंग में कहना था कि मैं कमियां निकालने नहीं आया हूँ, मैं आपके काम को देख करके इसको आगे कैसे बढ़ाएं, हम सब मिल करके ये सोच करके हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और मैं सोचता हूँ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कमज़ोर नहीं होता है, उससे काम लेने के लिए आपको अपना मन बना करके उससे ही काम लेना, क्यों काम वही करेगा। तो टीम वर्क के आधार पर फिर मैंने जो है जितने लाभार्थी हैं हर ज़िले में उन लाभार्थियों को भी बुलाया कि भाई आपको अगर मान लो आयुष्मान कार्ड मिला है तो इस आयुष्मान कार्ड का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है। तो जो लोग आए थे उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की। स्वयं सहायता समूह का भी बहुत बड़ा फैलाव इसमें है, और महिलाओं को जिस प्रकार की सहायता की है उसका लोगों के ऊपर है। जब डिलीवरी के समय में 3 किस्तों में 5,000 रुपया मिलता है, वो किस तरह से आपको मिल रहा है, समय पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जो कम से कम पहले जो डिलीवरी लोगों घरों पे होती थी, अब 98% वो हॉस्पिटल में होने लगी है, और उसके कारण से मृत्यु दर में भी काफ़ी कुछ कमी आई है। तो सामान्यतः जो राशन वितरण है, नरेगा का काम है, विभिन्न योजना के तहत जो कुछ भी आपको पैसा मिला है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, तो इन ऑल मिला करके मैंने हर एक को अच्छी प्रकार से रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन कराया। मैं सोचता हूँ कि 22 ही ज़िलों ने जिस प्रकार से
मेरे अनुसार जो मैंने उनको एक ड्राफ्ट भेजा था उसके अनुसार मुझे रिव्यू की तैयारी करके बताओ, तो वो पहले भेजते हैं, मैं स्वयं भी उसको देखता हूँ, उसमें जहाँ मुझे कमी लगती है उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ, कमियाँ निकालने के लिए नहीं। जी जी जी, बहुत ही नेक विचार आपने रखे हैं आज, कि आपने कहा है कि कमियां निकालने के लिए नहीं बल्कि एक टीम जैसे हम काम करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं असम को, उसी का सबको विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसे कि किसी भी राज्य का अगर हम डेवलपमेंट या विकास के बारे में अगर बात करें तो बुनियादी ढांचा है, परिवहन है, कनेक्टिविटी है, ऐसे सारी चीज़ें हैं, तो आपके राय में हमें किस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए? देखो, केंद्र सरकार ने इन 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पूरे पूर्वांचल को पर्याप्त मदद की है। मैं सोचता हूँ कि रोड नेटवर्क जो है लगभग काफ़ी अच्छा बना है, 4 लेन 6 लेन, यहाँ तक कि ओवर ब्रिज, बाकी कुछ काम कंस्ट्रक्शन वो भी हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से भी यहाँ जिस प्रकार से फैलाव हुआ है, पहले केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज की तारीख में लगभग 22 मेडिकल कॉलेज के आसपास पहुँच रहा है, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह से रेल नेटवर्क दृष्टि से भी इस सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा डेवलपमेंट, और जहाँ पहले यहाँ अपने 9 एयरपोर्ट थे, आज 16 एयरपोर्ट है और वो भी अच्छी प्रकार से हैं। उन पर कई रेलवे स्टेशन, जो पहले कभी हम रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी होती तभी जाके बैठते थे, आज की तारीख में वो साफ़ सुथरे भी हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी यहाँ से प्रारंभ हुई है, और पूर्वांचल के लोग ये अनुभव करते हैं कि हमको विकास से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है, और पहली बार इतना अधिक केंद्र सरकार से सहायता मिली है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो राज्य सरकार ने भी अपने बजट को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाया है। यहाँ जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत ही संतोषजनक है। मैं सोचता हूँ सबसे राज्य की जीडीपी ग्रोथ ही उस राज्य का डेवलपमेंट दिखाएगी, तो उसकी दृष्टि से भी हुआ है। लगभग यहाँ 25% जीडीपी की जो आय है वो एग्रीकल्चर से है, तो एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के लिए यहाँ पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ अधिकांश खेत में केवल एक पेड़ ही पैदा करते हैं। अगर इसको और फसलों से जोड़ा जाए, कम समय में सब्जी पैदा की जा सकती है, मेज पैदा किया जा सकता है, तो उसकी और भी तरह। फिर यहाँ क्या है कि डेयरी का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना डेयरी का डेवलपमेंट नहीं है, उस दिशा में भी है। अभी भी मछली यहाँ पैदा तो होती है, लेकिन अभी भी आसाम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, उसको बाहर से मंगाना पड़ता है, जबकि प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दिया है। तो हम इसको कैसे बढ़ाएं जिसके कारण से यहाँ की आवश्यकता की जो है वो पूर्ति है। सबसे ज़्यादा संतोष जो मुझे यहाँ हुआ, क्योंकि मेरे पास विश्वविद्यालय भी है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मेल फीमेल का जो रेशियो है हायर एजुकेशन में वो बहुत ही सुंदर है। लगभग 45%, 50%, कहीं कहीं तो 60% भी है कुछ यूनिवर्सिटी में। और जब कभी किसी कन्वोकेशन में जाते हैं तो 60% से ज़्यादा गोल्ड मेडल बच्चियाँ लेती है। और यहाँ का आईआईटी जो है गुवाहाटी, वो भी सारे देश में एक तरह से प्रसिद्धता प्राप्त किया हुआ है। तो एक तरह से संपूर्ण तरह से ढांचा जो है यहाँ अच्छा है, और एजुकेशन में ड्रॉप आउट यहाँ बहुत कम है हमारे यहाँ राजस्थान की तुलना में। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट रेशियो है वो अच्छा है। यहाँ का परीक्षा परिणाम अच्छा है। मतलब एक तरह से हम ये जो कुछ मैंने देखा है तो सामान्यतः यहाँ का स्कूल एजुकेशन वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है। तो इन ऑल मिला कर के एजुकेशन का जो स्तर है वो यहाँ काफ़ी ठीक है। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट के डेवलपमेंट की अभी पर्याप्त गुंजाइश है ना। यद्यपि यहाँ 36% पे फॉरेस्ट है, लेकिन जीडीपी में 36% वाले फॉरेस्ट की आमदनी जीडीपी उतनी नहीं है। उस जीडीपी को अभी लगभग 6% के लगभग जीडीपी में फॉरेस्ट का योगदान है, जबकि फॉरेस्ट का योगदान इससे अधिक बढ़ा। फिर क्या है कि इस सरकार के आने के बाद बैम्बू को काटने के लिए अब कोई इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके बाई प्रोडक्ट से जितनी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है उसकी यहाँ पर्याप्त गुंजाइश है ना। यहाँ का जो कारीगर है हाथ से जो बनाता है, फर्नीचर बनाता है या टोकरी बनाता है या बम्बू से और कुछ बनाता है,
वो बहुत मार्वलस है, लेकिन उन लोगों को मार्केट नहीं उपलब्ध है। यहाँ से उनको ले जा कर के देश के कोनों में भेजना बहुत महंगा पड़ता है, और इसलिए कैसे उनको बाजार मिले, कैसे हमारे अलग अलग प्रांतों में हमारे इस प्रकार के सामान को बिक्री करने के केंद्र कैसे बनाए जाएं, वहाँ लोगों को कैसे मिले, तो ये इंडस्ट्री डेवलप है। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना चाहिए इस एरिया में कम है। यद्यपि यहाँ एक तरह से ऑयल की जो रिफाइनरियाँ है वो देश में सबसे पहले यहीं मिली, आज भी अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन उनके भी बढ़ाने की अभी पूरी गुंजाइश है। शिक्षा से जुड़े अब एक सवाल मैं करना चाहूँगी। राज्यपाल के रूप में आप जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके आप कुलाधिपति भी हैं, और हाल ही में आपने दौरा भी किया हुआ है काफ़ी सारे संस्थानों का। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें इन संस्थानों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? और इसके साथ सर एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका जो हमारी शिक्षा प्रणाली पे कैसा आप सोचते हैं कि एक प्रभाव पड़ेगा? चूँकि मैं जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति हूँ। 16 जो है वो सरकारी विश्वविद्यालय है, 2 केंद्र सरकार से संबंधित जी। और 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ है। मैंने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की सारे वाइस चांसलर सभी यूनिवर्सिटी की, जिसमें गवर्नमेंट की थी, 2 दिन की वर्कशॉप की 15 और 16 को जून को, और उसमें मैंने प्रत्येक वाइस चांसलर को अपना रिप्रेजेंटेशन बोलने के लिए पूरा 10 मिनट का समय दिया। वो अपने बना के लाए, क्या वहाँ कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी की दृष्टि से उनकी क्या तैयारी है। और दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की दृष्टि से मैंने कुछ एक्सपर्ट लोग भी बुलाए जो देश भर के यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं या जो बड़े पदों पर रहे हैं या आज भी हैं, उनको भी उनकी भी एक तरह से वहाँ जो है बातचीत कराई। वो अपना विषय उन्होंने रखा, उसके बाद सारे वाइस चांसलर को मौका दिया वो क्वेश्चन आंसर करें। तो 2 दिन की वर्कशॉप में एक तरह से शिक्षा के बारे में सारा समझना और नई एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से लाना। ये सौभाग्य है कि आसाम में लगभग सारी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस भी बन गया, उनका एडमिशन भी ऑनलाइन हो गया और अब उनकी क्लासेस प्रारंभ होने की स्टेज पे आ गई। तो एक दृष्टि से एक अच्छी प्रोग्रेस है। दूसरा, उनका रिजल्ट समय पे निकले, इसके बारे में भी एक टाइम टेबल बनाया है। तो उनका कन्वोकेशन निश्चित समय पर हो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये एक अलग चीज़ है। इसके कारण से उसका समय तय होना चाहिए कि कब हमारा कन्वोकेशन होगा, तो कम से कम बच्चों को सही समय पर उनकी डिग्रियां मिल जाए, उनकी मार्कशीटें मिल जाए, ताकि बच्चों को जहाँ कहीं भी जाना हो अपने एडमिशन के लिए। फिर क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी जब तक कोर्स नहीं बनेंगे तो हमारा बच्चा अगर राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा या राजस्थान का कोई बच्चा यहाँ आएगा तो वो आसानी से यहाँ की पढ़ाई के साथ अपने आप को मैच कर सकता है। तो उसके लिए भी प्रयत्न किया। मैंने यहाँ की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अलग से बुला करके भी उनसे भी चढ़ी। यहाँ कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज हैं जो भी अच्छे कॉलेज हैं, उनके भी जो प्रिंसिपल से चर्चा की, उनको पूरा मौका दिया कि वो अपनी जो वहाँ का एजुकेशन है वो किस तरह से है, उनको क्या कमी लगती है, क्या हमारी तरफ से उनको मदद होनी चाहिए। तो एक चर्चा की तो स्कूल का और यूनिवर्सिटी का, और हमने कहा कि हर विश्वविद्यालय अपने लिए कुछ सेलेक्ट कॉलेज को भी करे ताकि वहाँ की एजुकेशन ठीक हो रही है उसके लिए भी वो जिम्मेदारी ले। और इन विश्वविद्यालय में विभिन्न सब्जेक्टों का कम से कम जो है वो एक तरह से उनका कोचिंग हो। जैसे फिजिक्स है तो सारे आसाम में फिजिक्स की पढ़ाई कैसे हो रही है यूनिवर्सिटी में, उन सारे फिजिक्स के सारे लोगों को बुलाए, पर अभी वो बुलाए नहीं गए हैं। लेकिन उनकी हमने योजना बनाई है कि सब्जेक्ट वाइज सारे विश्वविद्यालय के टीचर को बुला करके उनकी कॉन्फ्रेंस करके उस विषय की पढ़ाई कैसे करें उसके बारे में चले। फिर यूनिवर्सिटी को जो बैक स्टूडेंट मिलेगा वो तो स्कूल से मिलेगा, तो स्कूल की जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से कैसे मेल मिलाप करे और उसका स्तर कैसा बने, उसके लिए भी प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि वैसे भी आसाम की एजुकेशन का स्तर ठीक है और इसको आगे बढ़ाया जाए
तो देश के बाकी के कंपटीशन में हमारे यहाँ के भी कॉलेज आ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम पर्यटन के बारे में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। असम जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और साथ में जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी काफ़ी समृद्ध है। तो इन उपादानों का हम प्रयोग करके कैसे पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि और किन दिशाओं में हमें कदम लेना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकें? देखो, दो दृष्टि से यहाँ पर्यटक का आकर्षण का केंद्र रहता है। पहला तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है, फॉरेस्ट है, उसके कारण से भी लोगों को बहुत आकर्षण यहाँ जो है स्वाभाविक रहता है। फिर यहाँ क्या है कि नेशनल पार्क है, यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ सेंचुरीज है, यहाँ एक तरह से कई तरह की गुंजाइश है। तो यहाँ केवल और केवल जो है वो अपना काजीरंगा पार्क ही नहीं है, देश के नक्शे पर मानस वाला जो है वो भी जाना चाहिए। ये जो पवित्रा पास में ही है उसको भी और अधिक डेवलप करना चाहिए और इसको इंडस्ट्री के एक तरह से होम इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप करना चाहिए। जैसे मैं भी उदयपुर से आता हूँ, तो मेरे यहाँ पर्यटक के लिए लोगों ने अपने घरों में ही एक तरह से 2 कमरे 4 कमरे बना रखे हैं, जहाँ उनको ठहराते भी हैं, उनको भोजन और नाश्ता भी कराते हैं, तो लोगों को रोजगार भी उससे कारण से मिलता है। तो एक तो फॉरेस्ट और सेंचुरी और इसके डेवलपमेंट से निश्चित रूप से यहाँ का जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत प्रसन्न होकर जाता है, उसको और अधिक डेवलप करें। वैसे यहाँ की पशुओं की गणना के अनुसार भी जानवरों की बहुत अच्छी स्थिति बनी है। पहले जितना शिकार होता था उतना अब नहीं होता है। कई बार एलिफेंट जरूर जो है वो वहाँ से जंगल से बस्ती में आ जाता है कभी कभी वो, तो उसके लिए पर्याप्त खाने की व्यवस्था उसके ही एरिया में कर दी जाए तो वो कभी नुकसान नहीं करता है। वो नुकसान तब करता है जब उसको खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है तो नुकसान करता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट की जो पैदावार है उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा यहाँ क्या है कि आयुर्वेद को डेवलप करने की दृष्टि से यहाँ रसायनशालाएँ बननी चाहिए ताकि जंगल में जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उन जड़ी बूटियों का किस तरह से हम यहाँ एक तरह से आयुर्वेद से जोड़ करके इसको इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ से एक बड़ा मान्यता प्राप्त स्थान है, वहाँ पर भी लोगों की जाने का स्वाभाविक इच्छा रहता है। अभी जो जिस परशुराम कुंड का जो विस्तार हो रहा है, बहुत बड़ा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो एक नया स्थान है। और कामाख्या देवी का तो ऐसा मंदिर है जहाँ हर व्यक्ति, मुझे दिन में कम से कम भी 10-20 टेलीफोन आते ही हैं और मेरे यहाँ से भी कई लोगों के पास बन करके जाते हैं। तो इस स्थान को भी, वैसे सरकार ने इसको ले रखा प्रोजेक्ट को, लेकिन इसको और अच्छा बने ताकि टूरिस्ट को ये आकर्षित भी कर सके और अंदर की व्यवस्थाओं में भी जिस प्रकार का टूरिस्ट को सुविधा चाहिए उससे भी जोड़े। ये सामने जो है एक मंदिर है महादेव का, वो उसको भी अगर विकसित करें तो पर्यटक के लिए हाँ तो ये बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि फेरी से आदमी जाएगा, केवल भगवान के दर्शन नहीं करेगा तो उसकी चारों ओर घूमना, बैठना, कैफेटेरिया, बाकी कुछ चीज़ें, ताकि घंटे 2 घंटे लोग जाएं तो वहाँ परिवार के साथ रह सके। तो ऐसी यहाँ एक नहीं अनेक ऐसी जगह है जहाँ मंदिरों के कारण से भी, अभी मैं कोई वहाँ गया था जहाँ 1000 महादेव की स्टैचू है, जिसको सूर्य मंदिर या ऐसा कुछ कहा है। और वास्तव में उसकी हर पहाड़ी की हर चट्टान में कोई न कोई शिव जी की प्रतिमा। और सौभाग्य ये देखिए कि वहाँ एक तरह से बौद्ध धर्म के अनुसार भी है, हिंदू धर्म के अनुसार भी है और जैन मान्यता के अनुसार भी है। बात कर रहे हैं। और ये जो राजधानी रही व्यू की, उसके डेवलपमेंट के लिए भी एक तरह से बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ। और यहाँ हर स्थान पर इस प्रकार के प्राचीन मोमेंट हैं जिनका अगर अच्छा पब्लिक को, मैं सोचता हूँ टूरिस्ट मैप पे कैसे डालें, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। लोगों को केवल काजीरंगा ही लगता है। मैं सोचता हूँ ऐसे कई काजीरंगा यहाँ हैं, लेकिन इनको टूरिस्ट मैप पे कैसे जाए इसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए ताकि बढ़ेगा। जी सर, सवाल तो बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन अंत में मैं आपसे एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अगर युवाओं को, अगर आपको एक संदेश देना हो इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो विशेष संदेश क्या होगी?
देखो, युवाओं को सबसे बड़ा तो ये है कि ये कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए जी कि हमारी ये उम्र जो है वो पढ़ने और सीखने की है। जी जितना इस समय हम अपने आप को उसमें लगाएंगे उतना ही समाज के लिए भी उपयोगी होंगे और अपने परिवार के लिए भी उपयोग होंगे। जी और दूसरा ये कि केवल और केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना चाहिए हमारा बिल्कुल। नौजवान, नौकरी देने वाला बने। देने वाला है। और देश के प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ख्वाहिश है कि हमारा आने वाली जो यूथ है, क्योंकि हमारा देश भाग्यशाली है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ अगर कहीं है तो वो भारत में है। जी जी तो उसके पास शक्ति भी है। यहाँ गेम्स और स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी यहाँ का यूथ बहुत ही क्षमतावान है। जी अगर इस फील्ड में भी, वैसे यूनिवर्सिटी बनाई है स्पोर्ट्स की जो अभी डेवलप हो रही है, तो यहाँ उसकी भी गुंजाइश है। जी। अभी ललिना ने जिस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया, बिल्कुल। ऐसे कई अच्छे खिलाड़ी कई यहाँ सारे हैं। हैं गाँव में। और विशेष करके यहाँ गांव में फुटबॉल खेलने की आज भी लोगों का स्वभाव है। जी, तो जी। मैं सोचता हूँ कि गेम्स के बारे में भी, और दूसरा ये जो जितना भी आपका डांस है, ये हैं कल्चर कार्यक्रम हैं, इसके लिए भी यहाँ कॉलेज भी हैं, जी। इसके लिए आपके लिए संस्थान भी हैं। जी। उनको भी प्रॉपर जगह मिले जी। ताकि वो लोग अपनी कला को दिखा करके रोजगार से भी उनको जोड़ सकें। जी 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 तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही रिच पूर्वांचल है। बिल्कुल। केवल और केवल जो अमन चैन शांति स्थापित हुई है जी। वो आगे भी आगे बनी बढ़ना रहे। चाहिए। बिल्कुल यूथ सर। इस बारे में भी सोचे कि बिल्कुल। हमारा प्रगति का, हमारी तरक्की का अगर कोई आधार बन रहा है तो वो यहाँ की अमन चैन और शांति बन रही है। अगर कोई समस्या भी आती है तो वार्तालाप से बैठ करके जी। समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में जो ऐसी हो भी कोई रहा चीज़ है। नहीं जो आपस में चर्चा करके नहीं निपटाई जी, जाए। जी। जिस चीज़ को भी लड़ा उसको सामंजस्य के आधार पर, हर आदमी की समस्या, यहाँ ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत रिच है, उनका कल्चर भी बहुत रिच है, जी। उनका जीवन जीने का तरीका भी बहुत रिच है। उसका कैसे हम उपयोग करके उनको अधिक से अधिक जी। एक तरह से देश की मेन धारा से जोड़ करके, उनको व्यवसाय से जोड़ करके प्रगति में साथ दें। जी 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 धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल रह गए हैं सर, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना वक्त दिया, और यही आशा रहेगी कि कभी फ्यूचर में फिर से हमें मौका मिलेगा और हम और सारे विषयों में हम भी और चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दृष्टि और युक्ति प्रोग्राम का अंत होता है। हम फिर से मिल रहे हैं एक नए एपिसोड को लेकर, नए मेहमान को लेकर और नए सवालों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए DD असम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।